नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आप लल्लन टॉप का प्रोग्राम देख रहे हैं किताब वाला। किताब वाला में हम नई नवेली किताबें पढ़ते हैं, फिर उनके ऑथर से दरख्वास्त करते हैं कि वो हमारे शो में आए और अपने हिस्से की बात करें। पर आज का किताब वाला कुछ खास है, दो वजहों से खास है। पहली वजह, मेरी जानिब ये किताब वाला में अपीयर हो रहे सबसे बुजुर्ग ऑथर्स हैं। ऑथर्स यानी कि बहुवचन, दो लोग हैं, पति पत्नी। एक ने कहानी सुनाई और दूसरे ने अपने सधे हुए शब्दों से वो कहानी लिखी। तो एक तो इस वजह से किताब वाला खास है, और दूसरा इस वजह से खास है कि ये किताब जिस शख्स के ऊपर लिखी गई, वो यदि जीवित होते तो मैं उनके पांव पे अपना माथा रख देता। और ये शख्स हैं फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। और सैम मानेकशॉ पे ये कमाल की किताब, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ द मैन एंड हिज टाइम्स, इसको लिखा है ब्रिगेडियर बहराम एम पंत की, रिटायर्ड, एंड जेनोबिया पंत की ने। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर एंड मैम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन किताब वाला। शुक्रिया, शुक्रिया, थैंक यू फॉर हैविंग अस। सबसे पहले तो किताब से अलग एक सवाल पूछ लेता हूं। वॉशिंगटन डीसी लगातार खबरों में रहता है, जहां पर आप दोनों लोग हैं। आपके अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके अजीबोगरीब ट्वीट्स और बयानों को लेकर वहां का मौसम और पॉलिटिकल मौसम कैसा है इस वक्त? आज के दिन तो मौसम बहुत अच्छा है, बाहर धूप लगी हुई है और कल तो पूरा दिन बारिश होता। आज बहुत ठीक है, मौसम बड़ी अच्छी है और मेरे ख्याल से यहाँ डोनाल्ड ट्रंप भी ठीक है। All right, ma'am, you want to add something? डोनाल्ड ट्रंप का कोई भरोसा नहीं है। ही इज लाइक अ लाइटनिंग रॉड। वो जो बोलते हैं वो वही समझते हैं। और आई डोंट थिंक अमेरिका में ऐसा प्रेसिडेंट पहले रह चुका है। जब आप किसी अमेरिकन से बात करोगे तो वो बोलेंगे पता नहीं, वी आर बिकमिंग लाइक अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री। पूरी फैमिली को घर में बिठा के रखी है। एंड ये जो अमेरिका की इमेज थी, इसको तोड़ने में लगे हुए हैं। ही सीम्स टू बी मेंटली अनस्टेबल। घर में आपके और सर के बीच इस तरह की कोई बहस तो नहीं होती ना कि आप डेमोक्रेट हैं, सर रिपब्लिकन हैं, तो द ब्लू एंड द रेड स्टेट्स, वैसा कुछ? नहीं जी, हम दोनों डेमोक्रेट है। अच्छा, both of you are Democrats. All right. Yes, both of us are. But by the way, both of us yes, are both of us are Indian still. We are not yet American. Okay. So before I start talking about the book, I am tempted to ask one question, and this is for you, Zenobia ma'am. You have worked for so long for World Bank. How do you look at the impact of pandemic on the global economy, the US economy, Indian economy, and economy in general? Well, according to World Bank statistics, and I'm not an economist. I'm working in a very different area on the budget and compliance issues. But the story inside the bank is that the fight that basically our institution was created to fight poverty. And whatever we have fought and achieved in the last 30 to 40 years, 30-40 साल में जो progress हुई है, वो सारी disappear हो जाएगी. This pandemic is going to destroy progress of the last 30-40 years में जो चीजें improve हो गई थी, वो सारी poverty आ जाएगी फिर से. And unfortunately, as always, it's always the economically backward section of society जिन पे ये बोझा पड़ेगा. All right, तो फिर किताब पे बात शुरू करते हैं। पहला सवाल, before I start asking you various anecdotes and experiences related to Field Marshal Sam Manekshaw, ये ख्याल कैसे आया कि सैम बहादुर पर किताब लिखी जाए? अब ये है कि हमारा जो फील्ड मार्शल के साथ काम, हमने उनके साथ तकरीबन 7 साल काम किया था। आप उनके एडीसी थे? हाँ जी, वो एडीसी थे जब वो ईस्टर्न आर्मी कमांडर में थे। और जब मैंने ज्वाइन किया वो 3 स्टार जनरल थे, मैं 2nd लेफ्टिनेंट था।
उनकी 30 साल की नौकरी थी, मेरी 17 महीने की नौकरी थी। तो लोग उनको पूछते थे कि आपको ये एडीसी कोई और अफसर नहीं मिला कि इतने सिर्फ 17 महीने की नौकरी वाला अफसर लिया? तो उन्होंने बोला वो तो मेरा इरादा है, जिसको चाहता हूं उसको ले सकता हूं। फिर हम साथ में रहे, हमारा उनके दिन रात उनके साथ रहना, उनके फैमिली के साथ टाइम बिताना, तो काफी हमने उनको वो नजरी से देखा। जबकि दफ्तर में थे, दफ्तर के बाहर थे, लोग बाग के साथ कैसे मिलाप करते थे, पॉलिटिशियंस के साथ कैसे मिलाप करते थे। तो जब हम कहीं किसी को मिलते थे, आर्मी में मेस में जाते थे, कोई किसी के घर में जाते थे, तो ये बातचीत होती थी उनके बारे में और मैं सब कुछ सुनाता रहता था। तो लोग बाग बोलते रहते हैं कि आप कुछ ब्लॉग्स शुरू करो, आप कुछ उनके बारे में बताइए। फिर हमारा एक यूनिट का अफसर था, लेफ्टिनेंट कर्नल मंडाना, वो हमारे घर आए थे। तो वैसे ही बात हो रही थी और मैंने कुछ ये टुचका सुनाया, तो वो बोले बैराम आपने तो हमें कभी ये सुनाया ही नहीं था, हमने तो ये पहली बार सुना, तो आप कुछ किताब क्यों नहीं शुरू करते? तो ये ख्याल आया। तो फिर हम सोचते रहे और मौका जब आया, जबकि जनवरी 210 में वॉशिंगटन लॉकडाउन था क्योंकि बर्फ की वजह से, तो उस समय से जिनोबिया ने लिखना शुरू किया। अब किस तरह से लिखा था वो मेरे ख्याल से जिनोबिया आपको बताएगी कैसे शुरू किया। Yes, ma'am. I want to know the process, that how does it go? Sir holding his drink and remembering, you know what, हम लोग वहां पर थे, ऐसा हुआ, and you are taking notes. मतलब modalities क्या थी being the co-writer? Actually, I have heard some of these stories so often from my husband कि पहले तो मैंने जो याददाश्त में थे वो मैंने सारे ट्रांसक्राइब कर दिए, लिख दिए। उसके बाद जैसे हम सोचते गए तो ये इनको और इंसिडेंट्स याद आते गए, उन्हें हम लिखते गए। हमने कोई ऑर्डर नहीं रखा, हमने पहले तो सिर्फ मेमोरीज का एक खूब सारा ढेर असेंबल कर दिया। उसके बाद जाके हमने उसमें स्ट्रक्चर डाला कि या तो क्रोनोलॉजिकल करें इसे या इनकी कैरेक्टर ट्रेट से करें। बट यू सी, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू इंडियन हिस्ट्री, तो क्रोनोलॉजी के बिना इसमें कोई सेंस नहीं आने वाली थी। इसलिए वी डिसाइडेड टू ग्रो इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, उनके बचपन से लेके उनकी यूथ, उनकी एनडीए आईएमए में भर्ती, फिर जैसे यंग ऑफिसर, पार्टीशन, और फिर एंड में जाके हमने उनकी खास जो कैरेक्टर क्वालिटीज उनके उनके बारे में अलग चैप्टर लिखे। सो दैट इज हाउ इट फेल इनटू सम काइंड ऑफ फॉर्मेट। And how was the process? He used to narrate anecdotes and used to take notes and then type and he used to check the final draft. वो process क्या होता था co-writing का? कभी creative difference आते थे? Who used to have the last word कि नहीं ये ऐसे जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा? As far as the incident, the substance of the incident went, inka last word tha because he knew. As far as the language and putting it on putting it to paper, I think I probably had the last word on that one. Sir has very sheepish smile while you are answering. Yes, sir. क्योंकि कलम तो इनके हाथ में थी ना जी। पर तलवार तो इनके हाथ में थी। ऑलराइट, मुझे इस वक्त दो इंसिडेंट याद आ रहे हैं जो आप दोनों से जुड़े हैं। पहला इंसिडेंट जब आप उनको वेलकम करते हैं एंड हिज फर्स्ट वर्ड्स आर सो यू आर द बगर एंड यू से यस सर। प्लीज टेल माय व्यूअर्स कि वो वाकया क्या था। देखिए, ये जनरल मानेकशॉ को मैं थोड़ा बैकग्राउंड हिस्ट्री बताना चाहता हूँ थोड़ी सी। जब मैं आईएमए में कैडेट था, मैंने ज्वाइन किया आर्मी, और ये सोच विचार मैंने कर लिया था जब मैं क्लास 8 में था, पूना में पढ़ रहा था, दस्तूर स्कूल में। तब मैंने सोच लिया था कि मैं फौज में जाऊंगा, मैं गुरखस ज्वाइन करूंगा। गुरखस क्यों?
क्योंकि उस टाइम पे पूना में गुरखा पलटन थी, तो मैं गुरखा सोल्जर्स को देखते रहता था, उनके शॉट्स, उनकी वो गुरखा हैट टिल्टेड, तो हमने सोच लिया था फौज में जाएंगे और गुरखा में भर्ती हो जाएंगे। अब हम आईएमए में गए, और आईएमए में आपको चॉइस, 3 चॉइस देते हैं कि क्या कौन सी यूनिट या कौन सी रेजिमेंट ज्वाइन करना चाहते थे जी। तो हमने तीनों ही चॉइस गुरखा 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 बता दिया। वाह। जब आखिरी में, अब तक मुझे याद है गुरुवार का दिन था, इसलिए याद है क्योंकि गुरुवार में आईएमए में एकेडमी में रात के डिनर में चिकन मिलता था। ओके। तो शाम को एंट्री रूम में ये अनाउंस हो गया कि कहाँ किसी को क्या पोस्टिंग मिली, तो जेंटलमैन कैडेट बेराम पंथकी को भेजा गया कोर ऑफ सिग्नल्स में। अब वो सिग्नल्स तो टेक्निकल आर्म है, और हमें टेक्निकल आर्म से बिल्कुल ये नहीं था, तो हम तो हमारा मोरल तो बूट्स में, वो कहते हैं ना कि डाउन इन द बूट्स। तो अब क्या क्या करे, चिकन तो रह गया बाजू में। फिर हमने मेरे कंपनी कमांडर से बात किया कि ये हुआ, तो हमने बोला हम ये सिग्नल्स में तो नहीं जाएंगे। तो इन्होंने बताया कि आपका कोई रिश्तेदार है फौज में? तो हमने बोला कोई रिश्तेदार नहीं है। आप किसी को पहचानते हो? तो बोले कोई नहीं है। तो फिर हमने बोला हमने सुना है कि लेफ्टिनेंट जनरल सैम मैनेक्शा 1962 चीन की लड़ाई में उनका नाम बड़ा हुआ था, वो पारसी है, मैं भी पारसी हूँ। तो वो बोले आप उनसे बात करोगे? तो मैं बोला जरूर जरूर बात करूंगा। तो ये हमारी बात हुई शनिवार को, तो उन्होंने बोला कल मतलब इतवार को आप मेरे घर में आ जाना। मैं आईएमए में टेलीफोन एक्सचेंज से हम शिमला, उस समय जनरल मानेकशॉ शिमला में थे, तो बोले हम कॉल मिला देंगे। अब कंपनी कमांडर ने भी एक रिस्क ली, क्योंकि उस जमाने में बात कर रहा हूँ 1960s की, उस टाइम में तो ट्रंक कॉल करना सिर्फ ब्रिगेडियर और उसके ऊपर के अफसर को अलाउड था। और वो हमारे कंपनी कमांडर थे उस समय मेजर RX यादव। उन्होंने कॉल शिमला में, देहरादून से शिमला कॉल किया, तो पहली टाइम तो कॉल नहीं हुआ। बोले आर्मी कमांडर साहब मॉल पे गए हैं, वॉक ले रहे। फिर 1 घंटे के बाद दोबारा किया, तो ये जनरल मानेकशॉ आ गए। तो हमने बोला GC, यस दे वर हैविंग लंच। और उस समय उनकी लड़की और उनका जवाई बंबई से आए थे हॉलीडेज के ऊपर। तो हमने बात किया, हमने बोला हम जेंटलमैन कैडेट पंथकी है और आपके रेजिमेंट में आना चाहते हैं, लेकिन हमको कोर ऑफ सिग्नल्स में भेज दिया है और हम जाना नहीं चाहते। तो वो बोले कि पहले से क्यों नहीं बताया मुझे? तो हमने बोला कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं मेरिट लिस्ट पे था। मेरिट लिस्ट पहले 10 कैडेट को जो भी उनकी मर्जी के मुताबिक, मर्जी के हाजिर वो रेजिमेंट मिलती थी, और मेरा नंबर मेरिट लिस्ट पे 7 नंबर पे था। तो फिर बोले कि ठीक है, मैं क्या कुछ कर सकूंगा, ठीक है करके वो टेलीफोन डिस्कनेक्ट करना चाहते थे। लेकिन हमने बोला सर लेट मी टेल यू, अगर हम कोर ऑफ सिग्नल्स में नहीं गए तो मैं रिजाइन करूंगा, मैं फौज नहीं ज्वाइन करूंगा। यू वांटेड से कि अगर आप गोरखा में नहीं गए तो रिजाइन करेंगे? हाँ जी, हाँ जी। तो ये फिर वापस चले गए, अपने खाना खाना शुरू कर दिया, और ये किस्सा सुनाया अपने वाइफ को, फैमिली को, और अपनी लड़की को भी। तो लड़की ने पूछा क्या करोगे? तो बोले कुछ नहीं करूंगे, अब क्या कर सकते हैं। अब ये हिस्सा हुआ 5 दिन पहले, पासिंग आउट परेड के 5 दिन पहले ये हुआ था, ये बातचीत। तो उनकी लड़की, जिसका नाम, बड़ी लड़की शेरी ने बोला कि देखो ये लड़का आपको पहचानता नहीं है, अभी तक वो अफसर नहीं बना, फिर भी 3 स्टार जनरल से उसको बात करने की हिम्मत आ गई, तो इसमें कुछ होगा, कुछ करना चाहिए आपने। तब उन्होंने आर्मी हेडक्वार्टर से बात किया, और MS जो मिलिट्री सेक्रेटरी ने बोला अब कुछ नहीं हो सकता है, वो तो अभी आप चीफ से बात करना पड़ेगा, क्योंकि ये फाइनलाइज हो गया लिस्ट।
तो चीफ ने फिर, आर्मी कमांडर ने, जनरल चौधरी थे चीफ, तो उनको बताया कि देखो मैं कर्नल ऑफ द रेजिमेंट हूँ, अगर मैं जो जेंटलमैन कैडेट को मेरी रेजिमेंट में लाना चाहता हूँ तो वो आप मना नहीं कर सकते। तो उन्होंने फिर, अभी तक याद है, डेप्यूटी कमांडेंट की पासिंग आउट प्रैक्टिस के दिन ये चेंज आया कि जेंटलमैन कैडेट बैराम पंथकी फ्रॉम कोर ऑफ सिग्नल्स टू 8 गोरखा राइफल्स। अब कोई बेचारा कैडेट मेरी जगह पे कोर ऑफ सिग्नल्स में गया होगा पूरा। अच्छा तो ये हुआ कि सारी जिंदगी में उसका और मेरा मिलाप नहीं हुआ, नहीं तो वो अभी तक मुझे गाली देता होगा। अच्छा, Now, sir, you have to come to that point where you met him, General Yes. Sam Manekshaw, for the first time. हाँ जी, तो फिर हमने चिट्ठी लिख ली। अब क्या हुआ, वो आर्मी कमांडर जो वेस्टर्न कमांड में थे, तो 1964 दिसंबर में ये आ गए ईस्टर्न कमांड के, उनकी पोस्टिंग हो गई। अब हमको सेकेंड 8 मेरी बटालियन नागालैंड में थी और हम ट्रेनिंग के लिए नीचे आए थे प्लेन्स में, प्लेन्स ऑफ जोरहाट। आर्मी कमांडर विजिट करने आए अपनी यूनिटों को, तो हम ये जोरहाट एयरपोर्ट के ऊपर खड़े हुए थे और हम क्योंकि सबसे जूनियर थे, सबसे आखिरी में थे। अब मेरे पास आए तो हमने बोला सेकंड लेफ्टिनेंट पंथकी सर, तो तब बोलता है कि यू आर द बगर। ये सबसे पहली बार हमारी मुलाकात हुई, तो इसलिए ये हुआ। And then you said, yes, sir. यस सर, बस उसके बाद कोई बातचीत नहीं हुई। अब क्या बोल सकते थे उनको? Ma'am, almost similar words he used when Brigadier Panthaki, he was captain or major, I believe, at that point of time during 71 war when he was posted in Western Theatre. He was a captain. He was captain. And then he called you and he said, you want to convey some message to that bugger. What was that incident? Please tell us. And you guys were not, I believe, at that time. आप लोगों की तब शादी नहीं हुई थी? नहीं, शादी नहीं हुई थी, बिकॉज एडीसीज आर नॉर्मली बैचलर होते हैं। तो ये वॉर पे चले गए थे। मैं आईबीएम में काम करती थी, तो उन दिनों में टेलीफोन एक्सचेंज से कॉल्स आया करते थे थ्रू द रिसेप्शनिस्ट। तो शुभी सूद, वो जो दूसरे एडीसी थे, उन्होंने फोन घुमाया मेरे को। हाँ, मेजर जनरल, लेटर मेजर जनरल, उस टाइम वो भी कैप्टन ही थे। उन्होंने कहा ले बुड्ढे से बात कर। तो मैंने कहा बुड्ढा मेरे साथ क्यों बात करना चाहता है, कि उतने में तो फील जनरल मानेकशॉ लाइन पे थे। तो उन्होंने बोला आई एम गोइंग टू दैट प्लेस वेयर योर हस्बैंड इज, क्योंकि फौज में दिस इज नॉट, इट्स कंसिडर्ड कॉन्फिडेंशियल। वी डोंट, आई डिडंट नो वेयर, कहाँ बैराम कहाँ गए थे, उनकी पलटन कहाँ थी, कुछ नहीं पता था, एक्सेप्ट आई न्यू कि वेस्टर्न फ्रंट पे हैं कहीं। तो उन्होंने दफ्तर में फोन किया कि आई एम विजिटिंग द बगर, do you want to send a parcel for him? तो उस टाइम मुझे कुछ भेजने की जरूरत नहीं थी, मैंने उसी टाइम पहले पार्सल भेज दिया था। पर 3 दिन के बाद उनका फिर दोबारा से फोन आया ऑफिस में टू से द बगर इज ऑल राइट। मैंने देखा सिर्फ काला भूत हो गया है और असल में वहां पे ट्रेंच में बैठे बैठे उसको सूट कर रहा है, तो अगर तुम और मेरे साथ मान जाते हो तो हम उसको सदा के लिए वहीं पे छोड़ देते हैं। So, but people in my office में बात फैल गई कि फिर army chief called a young girl in the office to tell her that her boyfriend, not even fiance, कि उसका boyfriend ठीक है। तो ये उनकी जो इमेज थी इन बातों से फैलती थी पूरे पॉपुलेशन में, जो उनके लिए रिस्पेक्ट था वो इन्हीं बातों से होता था। The man and the legend. Right. ब्रिगेडियर पंथकी, सबसे पहले जो आपने किताब में जिक्र किया है कि he was the first Indian commissioned officer, first ICO, है ना, 1934 बैच के IMA के पास आउट। उसके बाद उनको जो रेजिमेंट मिलती है और जो जवान उनके लिए शब्द इस्तेमाल करते हैं, कुड़ीनू प्लाटून कमांडर बना देता, और उसके बाद कैसे वो अपने जवानों का
रिस्पेक्ट हासिल करते हैं, वो वाला वाकया बताइए सर प्लीज। ये इनको जब रेजिमेंट मिली थी तो वो 4th फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट थे, या जो कि अभी उसका नाम पाकिस्तान ऑन पार्टीशन वो पाकिस्तान चली गई और अभी उसका नाम हुआ 6th फ्रंटियर फोर्स। अब 4th फ्रंटियर फोर्स बनी हुई थी, सरदारों थी और पश्तून थे। तो फील्ड मार्शल के जो दिखाव था वो एक अंग्रेज की तरह, अगर आपको मालूम है। तो वो सरदारों ने बोला, ट्रूप्सों ने, कि ये तो लड़की जैसे दिखता है, ये क्या करेगा ऐसे करके। तो जब वो जाते थे तो ये रिमार्क उनको सुनाई दिया, तो उस समय उन्होंने कुछ नहीं बोला, चुपचाप करते रहे। अब एक हफ्ते के बाद उन्होंने देखा उनके जवान लोग कोई फील्ड स्पोर्ट्स के लिए प्रैक्टिस कर रहे थे, हाई जंप, लॉन्ग जंप। तो उन्होंने देखा कि वो कोशिश कर रहे, कुछ नहीं हो रहा है उनसे। तो वहां जाके उन्होंने बोला कि देखो अब मैं कोशिश कर रहा हूं। तो जब कोशिश की तो उन्होंने सबसे लंबा लॉन्ग जंप कर दिया। तो तब उन्होंने बोला कि देखा ये कुड़ी क्या कर सकती है, अब कुड़ी ने करके बताया आपको। हाँ, अगर इफ आई कैन रिपीट द एग्जैक्ट वर्ड्स, तुसी कहो जाए एथलीट हो एना ऊंचा ते कुड़ियां भी टप जांदियां ने। हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग। See, असल में वो he could speak and understand fluent पंजाबी क्योंकि उनके फैमिली अमृतसर में सेटल हुई थी। यस। तो ये ट्रूप्स ने सोचा कि ये तो पंजाबी समझ नहीं पाएंगे, तो उनके पीछे बोलते थे, उनकी मजाक उड़ाते थे, ताने मारते थे। ये सब कुछ समझते थे पर चुप रहे, जब तक कि उन्होंने टाप के दिखा दिया कि कुड़ियां मेरे को कुड़ी कुड़ी बोलते रहते हो, मैं दिखाता हूँ कि तुम्हारे से ज्यादा तो कुड़ियां भी टाप लेती हैं। इसके बाद वही दूसरा वाकया, और वो हमें ये भी समझाता है कि फौज किस तरह से काम करती है। कि वही जवान जो मजाक उड़ा रहे थे, जब वो लड़ाई होती है, जख्मी हो जाते हैं, तो हुक्म के बावजूद अपने साहब को छोड़ने को राजी नहीं होते हैं वहां पे। वो वाकया बताइए सर। ये फौज में हर अफसर के साथ एक बड़ी रहता है, यस। जवान, जो उसकी सहायक। सहायक, उसकी देखभाल करता है और खास करके लड़ाई में वो मैसेजेस ले जाता है एक दूसरे से, एक हेडक्वार्टर से दूसरे हेडक्वार्टर्स, और उसकी हिफाजत भी करता है। तो जब ये बर्मा की लड़ाई में सिचांग रिवर के ऊपर अटैक कर रहे थे, वहां जख्मी हो गए थे पगोड़ा हिल कैप्चर करने के लिए। जी। और इनका जो सहायक था वो शेर सिंह था। या अब इनको इतनी बुरी तरह वो जख्मी हुए थे, कम से कम उनके 10 जापानीज बुलेट उनके पेट में लगी थी। और एलएमजी का फायर था, एलएमजी का बस था जी, और वो एक साइड पे खड़े रखे थे। जब डॉक्टर या मेडिकल यूनिट्स आते थे, वो बोले कि ये इतना गंभीर जख्मी हुआ है कि ये तो मर ही जाएगा, तो इसको कोई ट्रीटमेंट देने की जरूरत ही नहीं करके इसको छोड़ दिया। तो तब शेर सिंह ने इनको अपने कंधे पे लाद के रेजिमेंटल पोस्ट ले गए। वहां एक ऑस्ट्रेलियन डॉक्टर था। ऑस्ट्रेलियन डॉक्टर को बोला कि ये हमारे साथ जख्मी हुए हैं, इनकी देखभाल करो। तो वो ऑस्ट्रेलियन डॉक्टर ने बोला ठीक है, अब मैं दूसरे पेशेंट को देख रहा हूँ, बाद में देखूंगा, क्योंकि उन्होंने भी ये विचार किया कि इतना गंभीर जख्म हुआ है, वो मेरे ख्याल से मर ही जाएगा। तो तब शेर सिंह ने बोला कि अगर आप इसकी मरम्मत नहीं करोगे तो ये मेरी राइफल है, मैं इससे तुमको गोली मार के उड़ा दूंगा। तब ये ऑस्ट्रेलियन डॉक्टर बेचारा घबरा गया और उन्होंने उनके ऊपर अटैक किया और गोली निकाली और उनको स्टिचेस लगा दिए, लेकिन वो ठीक नहीं लगाया। अब उसका नतीजा ये हुआ
कि अगर आप फील्ड मार्शल को देखते तो थोड़ा सा उनका पेट बाहर आता था, तो वो पेट नहीं था, लेकिन जो इंटेस्टाइन थे वो पूरी तरह अच्छी तरह से रखा नहीं था, इसलिए। ये जी, लड़ाइयों में कहानियां भी है कि अफसर को बचाने के लिए ये सहायक ने अपनी जिंदगी भी दे दी, ये भी है। ये इतना अच्छा मिलाप है एक दूसरे के लिए। अब यहां से दो कहानियां निकलती हैं। एक कहानी जो जनरल मानेकशॉ के सेंस ऑफ ह्यूमर को बताती है, जब वो जो आर्मी गेम्स होते हैं उसके बाद जब एक दूसरे जनरल उनके पेट की तरफ इशारा करके मजाक करते हैं और वो एक बहुत ही कमाल का जवाब देते हैं। दैट इज वन इंसिडेंट विच आई वुड रिक्वेस्ट यू टू नरेट। एंड सेकेंड इंसिडेंट इज जब शेर सिंह की पत्नी मिलने आती है, बुजुर्ग हो गई हैं, कि अब साहब जंगी लाट बन गए हैं। प्लीज वो दोनों घटनाएं बताइए। मैम, आप एक घटना आप बताइए और एक घटना सर बताएं प्लीज। मैम प्लीज। I'll talk about Sher Singh's wife. यस, तो आप मुझे वो आर्मी गेम्स वाला बता दीजिए। सर आपको बताना है। अच्छा अच्छा, ये जो है एक जब जनरल 26 डिव कमांडर थे, वो मेजर जनरल थे, और जनरल कॉल आपने सुना होगा, बीजी कॉल, बीएन कॉल, वो बहुत 62 अच्छे से सुना है सर, बहुत अच्छे से। 62 के वॉर में पहुंच गए थे ईस्टर्न, उस पर कोई ऑपरेशनल एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन ही वॉज इन गुड बुक्स ऑफ मिस्टर मेनन एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू, एंड उनके इन एक्सपीरियंस का नुकसान हमको उठाना पड़ा। उनको कैसे भूल सकते हैं जनरल कॉल को। अच्छा, और जबकि जनरल मानेकशॉ थे, ये बिल्कुल कृष्णा मेनन तो उनको अपने सामने भी नहीं आने देते, इतने दुश्मनी थी दोनों के बीच में। तो अब ये किस्सा ये है कि जनरल मानेकशॉ 26 डिव कमांड कर रहे थे और जनरल बीजी कॉल 4 डिव कमांड कर रहे थे, 4 इन्फेंट्री डिव। अब सेंट मॉडल एक्सरसाइज हुई, तो उसमें दोनों ऑपोजिट कमांडर थे। ये एक कमांडर था जनरल कॉल और दूसरी साइड में थे जनरल मानेकशॉ। तो जनरल मानेकशॉ ने प्लान इतना अच्छा बनाया कि आखिर में जनरल कॉल को हार माननी पड़ी, और ये जनरल कॉल उस समय उनके ईगो इतना था, अभिमान इतना था, तो ये वो बर्दाश्त नहीं कर सके। तो इन्होंने कुछ कमांड किया, उनको जनरल मानेकशॉ के पेट में वो केन लगाई और बोले, देखो ये तुम्हारा पेट बाहर आ रहा है। तो जनरल मानेकशॉ ने बोला कि पेट नहीं है, ये पेट जो है वो स्टील का है, जापानीज बुलेट लगी हुए है करके। This is not a bulge, this is called guts. Guts, yeah. All right. Ma'am, now you have to narrate that Sher Singh's wife incident, the fellow who saved his sahab. शेर सिंह unfortunately passed away, उनकी मृत्यु हो गई, पर उनकी वाइफ जिंदा थी, और वो और पूरा गांव उनका फील्ड मार्शल मानेकशॉ की करियर को ट्रैक करता था कि वो क्या बन गए, अब आर्मी कमांडर बन गए। तो जब वो चीफ बने, तो जब एक दिन वो दफ्तर के लिए निकले घर से, तो बाहर गेट के पास हमेशा लोग खड़े होते थे, कोई खास अर्जी लेके, कोई रिटायर्ड वेटरन सोल्जर्स वगैरह। तो उन्होंने देखा कि एक ओल्ड लेडी खड़ी है, तो उन्होंने गाड़ी इमीडिएटली रोकी, क्योंकि वो शेर सिंह की वाइफ थी। तो उन्होंने एकदम से उसको उठा, ही गॉट आउट ऑफ द कार से निकल के उनके कंधे पे हाथ रखे, उनको गाड़ी में बिठाया पीछे अपने बिल्कुल पास, दफ्तर ले गए, साउथ ब्लॉक आर्मी में अपने दफ्तर में ले गए, और जो चीफ की कुर्सी थी उसमें शेर सिंह की वाइफ को बिठाया, और यूज्ड टू कॉल हर माँ। सो शी सेड, बेटा तू जंगी लाट बन गया, बिकॉज ब्रिटिश टाइम्स में चीफ को जंगी लाट बुलाते थे। तो कहता है, तू जंगी लाट हो गया, तो मैं तुझे आशीर्वाद देने आई हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। सो ही सेड, माँ तू ये कुर्सी में बैठ करके, ही मेड हर सिट इन द आर्मी चीफ्स चेयर।
फिर उससे चाय वाय पिला के ही कॉल्ड, अपने एक सूबेदार मेजर को बुलाया और बोला कि इसको वापस दिल्ली रेलवे स्टेशन ले जाओ, इसको गाड़ी में बिठाओ, मेक श्योर दैट शी इज कंफर्टेबल, इसको जो चाहिए वो उसको दो। एंड शी वेंट, शी सेज अब मैं आराम से मरूंगी कि मेरा बेटा जंगी लाट बन गया। ये उनका रिश्ता था। एंड ही वुड कॉल हर माँ एंड शी वुड कॉल हिम बेटा। And this is very rare. I mean, this kind of emotional bonding होती है ऑफिसर्स और जेसीओस के बीच, ऑफिसर्स और एनसीओस के बीच, एंड once you are heading the unit या प्लाटून कमांडर है या कंपनी कमांडर है, you are like a father figure for that particular unit. But this kind of relationship, this is very unique. Very unique. Yes. Very unique. ब्रिगेडियर, हम लोग जिक्र कर ही चुके हैं तो अब उस मसले पर बात कर ही लेते हैं। 62 वॉर, व्हाट वेंट रॉन्ग सर? 62 वॉर के लिए मैं ये बात करूंगा क्या चीज ठीक रही, व्हाट वेंट राइट, लेट मी पुट इट दिस। ओके, ऑल राइट, लेट्स टॉक लाइक दिस, व्हाट वेंट राइट? Nothing went right. Nothing. That's why there was a debacle. अब उन जमाने में जनरल थे, जनरल थोराट ईस्टर्न आर्मी कमांडर। मैं 60-61 की बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा बैकग्राउंड पे जाने की जरूरत। जनरल थोराट थे जो कि ईस्टर्न आर्मी कमांडर थे। फिर जनरल दौलत सिंह थे। इन्होंने प्लान बनाया था, इन्होंने लद्दाख वेस्टर्न थिएटर में एप्रिसिएशन किया था कि क्या होगा। और जनरल थोराट ने तो ये भी बोला था कि कब चाइनीज अटैक होगा। उन्होंने बोला था 62 में, जबकि ये प्लान ये लोग बना रहे थे 1960 में। अब जब ये गए कृष्णा मेनन के पास, नेहरू के पास, तो बोले ये तो बकवास कर रहे हो आप लोग, कुछ नहीं होना है। क्योंकि उस समय आपको पता होगा हिंदी चीनी भाई भाई की बात हो रही थी। और ये हमारे जवाहरलाल नेहरू उसके ऊपर पूरे सोल्ड आउट थे कि वो चीनी कुछ नहीं करेगा, चाइना कुछ नहीं करेगा। तो कुछ भी इन्होंने आर्मी को कोई प्रेपरेशन नहीं दिया। और लोगों को पता नहीं होगा कि 62 से पहले ये पूरी बॉर्डर आर्मी के अंडर नहीं थी, ये बुलाते थे बॉर्डर पोस्ट। तो वो असम राइफल्स के जवान रहते थे, पूरे बॉर्डर पे असम राइफल्स ही रहती थी। और जब तक वो बॉर्डर पोस्ट कहलाते थे, चाइना वाज हैप्पी विथ इट कि ये आर्मी नहीं। अच्छा, जबकि प्रेपरेशन, जबकि प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर ही मना कर रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, तो इन्होंने आर्मी को तैयारी करने की कोई इजाजत नहीं दी। ना तो हथियार दिए, ना तो एम्यूनेशन दिया, ना तो आगे जाके रेकी करने की इजाजत दी, कुछ नहीं दिया। उनके कपड़े भी देखे तो ऑर्डिनरी, कुछ प्रिपेयर ही नहीं किया। और जब चाइना ने अटैक किया तब हम अगर बता सके मतलब कि शब्द इस्तेमाल कर सके तो हम नंगे पकड़े गए। तो ये हाल। क्योंकि और दूसरी एक बात बताऊं कि जब पार्टीशन हुआ तो उस समय आर्मी चीफ थे, ब्रिटिश ऑफिसर था जनरल लॉकहार्ट। अब जनरल लॉकहार्ट ने एक डिफेंस प्लान बना के नेहरू के पास गए, प्राइम मिनिस्टर के। तो प्राइम मिनिस्टर बोले इसकी कोई जरूरत नहीं, हमको फौज की कोई जरूरत नहीं है, ये आप बिल्कुल बकवास कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हमारे पास पुलिस काफी है हमारी बॉर्डर संभालने के लिए। तब ये था इनका माइंडसेट। ऑफ कोर्स ये नेहरू का हिमालयन ब्लंडर था, और नेहरू का जो फेवरेटिज्म था कि मिस्टर मेनन को वो जिस तरीके से मिड 50s में वापस लेके आए इंडिया में, फिर उनको इलेक्शन लड़वाया और उनको डिफेंस का पोर्टफोलियो दिया, जबकि ज्यादा दिलचस्पी उनकी एक्सटर्नल अफेयर्स में थी। प्रॉब्ली ही कुड हैव बीन मोर सूटेड देयर। और डिफेंस में जिस तरीके से मेनन का अपना फेवरेटिज्म चलता था, इसके बारे में तो बहुत विस्तार से बात होती है और होनी भी चाहिए। गलतियों के बारे में जब तक खुल के बात नहीं होगी तब तक उनको सुधारा नहीं जा सकता फ्यूचर के लिए।
ये जनरल कॉल को जो ईस्टर्न थिएटर में भेजने का फैसला था, थोड़ा इसके बारे में भी बताइए। पहले तो जनरल कॉल ओरिजिनली वाज फ्रॉम एएससी, आर्मी सप्लाई कॉर। यस। बाद में ये इन्फेंट्री में आ गए। अब जनरल कॉल कृष्ण मेनन और ये नेहरू ट्रॉइका था। नेहरू कृष्ण मेनन के ऊपर सब छोड़ रहे थे, पूरा विश्वास था जी। अब कॉल का इरादा था आर्मी चीफ बनना, वो इनका एम्बिशन था। जनरल थापर के बाद जी, अब उन्होंने देखा कि उनके रास्ते में कौन कौन है। तो रास्ते में था पहले तो जनरल थोराट था, फिर उसके बाद जनरल मानेकशॉ। अब जनरल मानेकशॉ सबसे बड़ा कांटा था उनकी कैरियर के बीच में। तो इन्होंने कृष्णा मेनन के साथ आना जाना शुरू कर दिया। फिर कृष्णा मेनन ने नेहरू को बताया कि ये एक अफसर है जो ऊपर जाएगा, मतलब ही हैज गॉट पोटेंशियल। जब की लड़ाई हुई उस समय ये जो 4 कोर है, ये 4 कोर उस समय नहीं था, ये नया कोर रेस किया था। और उस कोर को कमांड करने के लिए इन्होंने जनरल कॉल को भेजा। और दूसरी बात यह है कि लड़ाई से पहले अर्ली 62 में आपका डिफेंस मिनिस्टर था काटजू, अगर आपको मालूम है जी। तो जस्ट ये मेरे ख्याल से अगस्त सितंबर 62 में नेहरू ने कृष्णा मेनन को डिफेंस का पोर्टफोलियो ले लिया। अब कृष्णा मेनन का ये था, ये मेरे ख्याल से अगर कहीं उनका ये कर सकता हूं तो वो ट्रम्प की तरह थे, किसी की बात सुनते नहीं थे, वो अपनी बात सुनते थे। और खास करके फौजी सीनियर ऑफिसर को के साथ उनका मिलाप बिल्कुल ठीक नहीं था। फिर जब लड़ाई शुरू हुई, जनरल कॉल सिचुएशन को कंट्रोल में ला नहीं सके क्योंकि उनके पास टैक्टिक्स ही खराब थी। वो उन्होंने जाके प्लानिंग ये किया कि नामकाचू रिवर है, एक नदी है और वो वैली है। एक साइड पे हिल टॉप के ऊपर चाइनीजों ने पोजीशन लगाई। जब इन्होंने प्लानिंग किया तो अपनी फौजों को बीच में अपने मतलब वैली में पोजीशन लेने को बताया। अब यही आप सुनिए कि दुश्मन ऊपर है, हम नीचे है, ये कौन सी प्लानिंग हो सकती है या इस तरह से लड़ाई कैसे लड़ी जाए। और जब सिचुएशन एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हुआ तो वो बीमार हो गए और दिल्ली पहुंच गए। कमांड बीच में छोड़ के चले गए। बीच में छोड़ के चले गए और दिल्ली में हॉस्पिटल में बैठे बैठे वो ऑर्डर दे रहे थे और डायरेक्शंस दे रहे थे। आप ये मुझे बताइए कि जब तक एक अफसर, जब तक एक लीडर ग्राउंड में जहां लड़ाई हो रही है, जहां सिचुएशन है, वहां अगर हाजिर नहीं है तो उसको क्या पता कि क्या हो सकता है। इस सब के दौरान सैम बहादुर, जनरल मानेकशॉ, ही वाज कमांडेंट इन ओटीए आई बिलीव। नहीं, कमांडेंट डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन में। स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन, सॉरी वेलिंगटन में थे, स्टाफ कॉलेज में। और वहां पर उनके खिलाफ इंक्वायरी बिठाई गई थी। उसके पीछे क्या था पॉलिटिक्स, क्या इंक्वायरी थी वो? ये इंक्वायरी भी जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि कॉल आगे जाना चाहता था और बीच में काटा था जनरल मानेकशॉ। तो उनकी एसीआर खराब करनी थी। यस, और उनको साथ मिला कृष्णा मेनन से। अब कृष्णा मेनन के साथ एक पुराना एक किस्सा था कि कहां से दुश्मनी शुरू हुई जनरल मानेकशॉ के साथ। जी। जब ये डिव कमांडर थे जम्मू में, तो एक कृष्णा मेनन को कोई ब्रिलियंट आइडिया आ गया कि फौज ऐसे ही बैठी है तो उनको फौज को लगाओ, अपना बैरिक्स कंस्ट्रक्ट करे। तो ये एक प्रोजेक्ट अमर बनाया था इन्होंने। तो जब जनरल मानेकशॉ को बोला कि आपके सोल्जर, आपके जवानों को भेजो ये काम करने के लिए, ये घर बनाने के लिए, तो उन्होंने मना कर दिया कि ये मेरे जवान ये घर बनाने के लिए नहीं है,
ये लड़ने के लिए है, घर बनाने के लिए आपके पास MES का है, तो MES को इस्तेमाल करो। अब बाद में जनरल कौल ने ये प्रोजेक्ट अमर लेके कंप्लीट किया, तो कृष्णा मेनन काफी खुश है। दूसरा हिस्सा, दूसरी बात, जब ये कमांडेंट थे स्टाफ कॉलेज में, तो गेस्ट स्पीकर कृष्णा मेनन को बुलाया गया था, और वहां प्रोसीजर ये है कि लेक्चर के बाद स्टूडेंट्स या तो उनके इंस्ट्रक्टर्स कोई भी सवाल पूछ सकते हैं वो गेस्ट स्पीकर को, और गेस्ट स्पीकर को उसका जवाब देना जरूरी है। अब जब कृष्णा मेनन गए, तो एक स्टाफ में थे जो अफसर, लेक्चर के बाद एक इंस्ट्रक्टर ने एक सवाल पूछा, तो कृष्णा मेनन ने उसको जवाब देना मना कर दिया, बोले मैं जवाब नहीं दूंगा। अब जब सब कुछ खत्म हो गया, तो कमांडेंट जाके क्लोजिंग एड्रेस देता है। तो क्लोजिंग एड्रेस में जनरल मानेकशॉ ने बोला कि ये आज के गेस्ट स्पीकर ने हमारे इंस्ट्रक्टर का जो सवाल था उसका जवाब नहीं दिया, तो ये गेस्ट स्पीकर को हम कभी भी नहीं बुलाएंगे स्टाफ कॉलेज में। तो फिर ये दूसरा धक्का मिला कृष्णा मेनन को। तो जब मौका आया, तो कृष्णा मेनन और जनरल कौल ने मिलके ये कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का क्या था कि ये जनरल मानेकशॉ बड़े अंग्रेज है, स्टाफ कॉलेज में ये पुराने कमांडर्स के, क्लाइव लॉयड वगैरह के, रॉबर्ट क्लाइव वगैरह के फोटो रखते हैं। हाँ जी, मतलब वो बेसमेंट में पड़े थे, तो उनका विचार था कि ये वहां पड़े पड़े सड़ जाएंगे, तो क्यों नहीं उसको बाहर लाके मेस में रखे, ये रखे उस हिसाब से। लेकिन उन्होंने उल्टा ही कर दिया। अब नतीजा क्या हुआ, जनरल कुलवंत सिंह, जनरल दौलत सिंह ने जब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की, तो कोई उसके खिलाफ कोई कसूर नहीं था, कोई उन्होंने क्राइम नहीं किया था, तो उसको बोले कोई जरूरत नहीं है, ये कोर्ट ऑफ इंक्वायरी वैसे ही इन्होंने लगा दी। और ये तीसरा धक्का मिला कृष्णा मेनन और कौल को। लेकिन कृष्णा मेनन ने, क्योंकि वो डिफेंस मिनिस्टर थे, तो इन्होंने सीवियर डिसप्लेजर करके जनरल मानेकशॉ के ऊपर एक चिट्ठी भेजी, सीवियर डिसप्लेजर, जो कि आपके डॉस्टर में लगता है। लेकिन उसका आखिर में नतीजा कुछ नहीं हुआ। मैम, you got to interact with Field Marshal Manekshaw so many times. कभी उन्होंने कभी इन चीजों के बारे में बात की जो इनजस्टिस या ग्रजेस रहे, या he left it behind and he was very, ये बहुत ही he was very astute. इन्होंने इन बातों को कभी मेरे सामने नहीं दोहराया। The only time मेरे सामने उन्होंने बात की when Behram was a student at Staff College, तो ये लोग वहाँ पे इनकी syndicates बनाते हैं, मतलब grouping करते हैं, and each group has to research something. तो बेरम को उन्होंने जानबूझ के शायद 1971 वॉर वाले ग्रुप में डाला। So he had access to field marshal, हमारा घर उनके काफी करीब था। तो एक दिन बेराम ने मेरे को बोला कि मैं टेप रिकॉर्डर लेके जाऊंगा, मुझे आई हैव टू स्पीक टू द ओल्ड मैन एंड टू फाइंड आउट राइट फ्रॉम शुरू से आखिरी तक कि उन्होंने प्लानिंग कैसे की, वॉर की क्या किया। आफ्टर ऑल बेराम वाज अ कैप्टन, और वॉर के दौरान तो वो अपनी पलटन के साथ चले गए थे बॉर्डर पे। तो ये सब, सो ही हेटेड स्पीकिंग इन अ माइक्रोफोन। तो उन्होंने बेराम को बोला, टेक दिस ब्लडी थिंग बैक एंड ब्रिंग योर वाइफ इंस्टेड। तो मैं गई थी फिर, और उन्होंने पूरी बात की राइट फ्रॉम प्लानिंग टू द एंड, और मैंने नोट्स लिए थे जो कि मेरे पास नहीं रहे, दे आर कॉन्फिडेंशियल, सो दे हैव टू बी सरेंडर्ड। पर दैट वाज द ओनली टाइम आई गॉट टू हियर एनीथिंग प्रोफेशनल। बाकी वो हमेशा मजाक करते थे, पर कोई ऑफिशियल चीजें लेडीज के सामने ज्यादातर नहीं बोलते थे। यहाँ पे एक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये अफसर की मैग्नेनिमिटी देखो फील्ड मार्शल। जब ये कोर्ट ऑफ इंक्वायरी चल रही थी, तो वहां पे एक स्टाफ कॉलेज में इंस्ट्रक्टर था कर्नल किम यादव करके।
उन्होंने फील्ड मार्शल मतलब कमांडेंट के खिलाफ एविडेंस दिया था। जब ये मौका आया कि किम यादव का प्रमोशन हुआ था और जनरल मानेकशॉ उनके स्टाफ कॉलेज में कमांडेंट थे, तो उनके पास आया कि ये अफसर का प्रमोशन है, अभी आप क्या सोचते हैं इस अफसर के बारे में, whether he is fit for promotion, next promotion or not. Without betting an eyelid, इन्होंने बोला कि ये अफसर फिट है। जबकि एक टाइम मेस में उसी समय चर्चा हो रही थी, तो दूसरे अफसर लोग बोल रहे थे कि ये तो इन्होंने तो आपके अगेंस्ट गवाही दी थी, तो आप उनको प्रमोशन के लिए रेकमेंड कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला चुप बैठो, ये अफसर जो भी किया वो किया, लेकिन प्रोफेशनली ही इज मोर कॉम्पिटेंट देन ऑल ऑफ यू एंड आई एम जजिंग हिम ऑन हिज कॉम्पिटेंस। तो ये आदमी की मैग्नेनिमिटी। अब मैम ने जिक्र कर ही दिया है, तो लेट्स टॉक अबाउट द 71 वॉर। हम लोग लगातार ये पढ़ते रहते हैं। मैंने जब मेजर जनरल शुभी सूद की बुक पढ़ी सैम बहादुर पर, उसमें भी, और आपकी किताबें, चूंकि आप दोनों लोग एडीसी रहे हैं, इस बात का जिक्र रहा है कि पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट 26 मार्च 1971 जब मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार किया जाता है और बांग्लादेश से, जो तब ईस्ट पाकिस्तान था, वेस्ट पाकिस्तान लाया जाता है, सो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट वाज इन हरी कि हम फौरन हमला कर दें, और जनरल मानेकशॉ वांटेड सम टाइम। और एक चीज आपने भी कोट की है कि आप अपना हश्र शायद पंडित नेहरू जैसा चाहती हो, ऐसा इंदिरा गांधी को कहा गया, लेकिन मैं अपना हश्र उस जनरल जैसा नहीं चाहता हूं। आई वांट टू विन दिस वॉर एंड आई विल विन दिस वॉर। ऐसा कुछ बातचीत हुई थी वो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट और जनरल के बीच, जो इनिशियल कन्वर्सेशन था वो क्या था? अब ये 26 मार्च आपने बताया, अब चलिए अप्रैल के महीने में अब रेफ्यूजीज आने लग गए थे ईस्ट पाकिस्तान से। तो ये रेफ्यूजीज आने लगे हमारे ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर, वेस्ट बंगाल, मणिपुर। अब सिचुएशन ये हुआ कि चीफ मिनिस्टर्स लोग प्राइम मिनिस्टर को फोन करके बता रहे थे कि हालत गंभीर हो रही है, हर रोज हजारों लोग, हजारों रेफ्यूजीज हमारे पास आ रहे हैं हमारे स्टेट में, हमारे पास कोई सुविधा नहीं है उनकी देखभाल करने के लिए। अब बातचीत हो रही थी दिल्ली में भी अमंग्स पॉलिटिशियंस, ये पब्लिक भी काफी उत्साहित थे कि कुछ करना चाहिए, कुछ करना चाहिए। तो अप्रैल के आखिरी महीने में, आखिरी हफ्ते में, प्राइम मिनिस्टर ने एक कैबिनेट कमेटी की मीटिंग बुलाई पार्लियामेंट हाउस में, जहां चीफ को भी निमंत्रण दिया, चीफ को भी बुलाया गया। अब शुरुआत इस तरह से हुई कि प्राइम मिनिस्टर ने शुरू किया कि मैंने वेस्ट बंगाल जाके आई, मणिपुर जाके आई, सब चीफ मिनिस्टर मेरे पीछे पड़े हैं कि कुछ करो, कुछ करो, तो आपको कुछ करना पड़ेगा। उस समय आपके फॉरेन मिनिस्टर थे मिस्टर स्वर्ण सिंह, फाइनेंस मिनिस्टर थे बाबू जगजीवन राम, डिफेंस मिनिस्टर बाबू जगजीवन राम, फाइनेंस मिनिस्टर वाईबी चौहान थे, वाईबी चौहान, दैट्स राइट। और ये जैसे बोला फॉरेन मिनिस्टर आपके स्वर्ण सिंह थे, एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे आपके नाम बता। तो ये मिनिस्टर लोग भी बोल रहे कुछ करो, कुछ करो। तो फिर चीफ ने प्राइम मिनिस्टर से पूछा कि आप बोल रहे कुछ करो, मतलब कि अगर कुछ करना है, मतलब आप सोच रहे कि लड़ाई करें? तो बोले हाँ, लड़ाई करना है। तो उन्होंने बोला कि इस समय मैं तैयार नहीं हूं लड़ाई में जाने के लिए, मेरे पास हथियार नहीं है, मेरे पास एम्यूनेशन नहीं है, मेरे पास ट्रेनिंग नहीं है, और दूसरे सबसे बड़ी बात, अगर ईस्ट, आपको पता है कि हिंदुस्तान की फौज पूरे हिंदुस्तान में फैली हुई है, अगर ईस्ट पाकिस्तान में जाना है तो उनको इकट्ठा करना चाहिए, उनको एक
ईस्टर्न थिएटर में लाना है, वो भी तो टाइम लगता है, उसके लिए गाड़ी चाहिए, ट्रेन से चाहिए, तो मैं तैयार नहीं हूँ, मैं नहीं जा सकता, हम नहीं तैयार नहीं है। और अगर आप जिद करते हो तो मैं ये मेरा इस्तीफा ले लो और कोई चीफ अफसर को बुलाओ और उनको चीफ बनाओ और वो करेगा काम। तो पूरी कैबिनेट कमेटी काफी आश्चर्य हो गई कि ये चीफ क्या बोल रहा है। तो मीटिंग बर्खास्त कर दी प्राइम मिनिस्टर ने, सबको जाने लगा। आखिरी में जब चीफ बाहर निकलने लगे तो बोले, सैम आप वापस आओ और मेरे साथ बात करो। उनको बिठाया और सवाल पूछा कि सैम, ये जो आपने कहानी बताई, ये जो आपने हकीकत बताई, ये क्या सच है? तो इन्होंने बोला, सच ही है, मेरा काम ही है कि आपसे सच बता देना चाहिए। और तब बोला कि कब तैयार हो गए? तो चीफ ने बताया, वो मेरे पे छोड़िए, मेरा काम है लड़ाई लड़ना और जीतना, और जब मैं तैयार हूँगा मैं आपसे आके बता दूंगा। और ये एक मानना है कि मिसेस गांधी ने उनकी बात मानी, और ये सबसे जरूरी है कि पॉलिटिशियंस या पॉलिटिकल अथॉरिटीज और आर्मी एक ही पेज पे होने चाहिए, ये इनका मिलाप होना चाहिए। और सन 71 की लड़ाई का जो सबसे बड़ा जो हमने जीत पाई है, उनका सबसे बड़ा कारण मैं तो ये बताऊं कि आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर के बीच में इतनी अच्छी क्या बोले केमिस्ट्री थी, और ये बहुत जरूरी है। 71 वॉर, वी हैव हर्ड सो मच। खुद आर्मी का एस्टिमेट था कि इट मे टेक 3 to 4 वीक्स, बट बॉम्ब ड्रॉप मतलब पहला एरियल अटैक होता है 3 दिसंबर को, और 14 दिसंबर को आप लोग वॉर रैप अप कर देते हैं। आई मीन दिस इज फिनोमिनल। तो ये जिनोबिया बताएगी इसका। यस मैम, प्लीज। I think even General Westmoreland आए थे, अमेरिकन चीफ या अमेरिकन एम्बेसी से फील्ड मार्शल ने बोला था कि कम से कम 6 हफ्ते लगेंगे। He had, पर the wrap up was very rapid because of the tactics used. Pakistan army was surrounded. उन्होंने वो जो आखिरी अपना ब्रह्मास्त्र यूज किया था, सरेंडर डॉक्यूमेंट, नॉट सरेंडर, वो पैम्फलेट्स डाले थे telling the Pakistani army to surrender because they had been surrounded. And I think all of that brought the war to a much earlier end than expected. फौज में जब प्लान करते हैं हम डी-डे के हिसाब से, लेकिन एक जरूरी प्रिंसिपल है कि आपके पास रिजर्व होना चाहिए। रिजर्व मतलब ग्राउंड लेवल के ऊपर एम्यूनेशन, हथियार, कैजुअलिटीज, वैसे टाइम प्लानिंग के लिए भी, क्योंकि लड़ाई शुरू हो जाती है कुछ न कुछ आपने इतने अच्छे प्लान्स बनाए होंगे, लेकिन दुश्मन कोई और अपने जेब से कुछ निकालेगा जिसके लिए आप तैयार नहीं है। तो ये सवाल लड़ाई के बाद में भी फील्ड मार्शल को पूछा गया कि आपने तो बोला है 4 हफ्ते लगेंगे, 6 हफ्ते लगेंगे, लेकिन आपने 2 हफ्ते में ही पूरे कर दिए। तो फील्ड मार्शल ने जवाब दिया कि अगर मैं बताता कि 2 हफ्ते में खत्म हो जाएगी और अगर वो लड़ाई 3 हफ्ते तक चली तो आप लोग मेरे पीछे पड़ जाओगे कि आपने तो 2 हफ्ते बताया, अब तीसरा हफ्ता लड़ाई चल रही है करके। अंडर प्रॉमिस एंड ओवर डिलीवरी। Under promise and over deliver. पर the other thing was कि हमने tactics भी काफी इस्तेमाल की थी। नेवी ने ब्लॉकेड लगा दी थी, तो none of वेस्ट पाकिस्तान की ships could not come to rescue them, उनको बचाने के लिए। ना ही उनके सारे हवाई जहाज बॉम्ब कर दिए थे, एयरफील्ड्स बॉम्ब कर दी थी, तो उनकी एयरफोर्स भी कोई मदद पे नहीं आ सकती थी। And the फौज, इंडियन आर्मी had surrounded them. So in every way उनको पूरा गिरफ्तार कर दिया था। हम लोगों ने जिस तरीके से सही वेदर का वेट किया, और मिसेस गांधी ने जिस तरीके से टूर करके रशिया के साथ जो डील की, ये मेरे लिए एक नई इंफॉर्मेशन थी जो आपकी किताब से मुझे मिली कि जब ये 71 का वॉर चल रहा था तब रशिया ने अपनी आर्मी को डिप्लॉय किया था चाइना के बॉर्डर पे ताकि चाइना इंटरवीन ना कर पाए। दैट वाज अ न्यू इंफॉर्मेशन टू मी। यस। और दूसरी बात ये है
कि उस समय अपने भुट्टो फॉरेन मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, जुल्फिकार अली भुट्टो, या जुल्फिकार अली भुट्टो, और इन्होंने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में वो किया था कि लड़ाई बंद करो। अब वो रेजोल्यूशन को रशिया ने 3 बार रिजेक्ट कर दिया, और आखिरी में रशिया ने हमको बताया कि आपको जो भी करना है वो जल्दी करो, क्योंकि ये हमारे ऊपर प्रेशर हो रहा है। 3 बार तो हमने इसको रिजेक्ट कर दिया है, वीटो कर दिया, या वीटो कर दिया, वीटो कर दिया, बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात ये है, आप सोचिए कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बीच में 1000 मील का फैसला है। लड़ाई के टाइम पे ओवरलैंड एयर ट्रैफिक बंद कर दिया था। अगर वेस्ट पाकिस्तान से इनको कोई भी मदद करनी थी तो साउथ में जाओ, पूरा श्रीलंका के उससे फिर आप बे ऑफ बंगाल में जाओ, तब पहुंच सकते थे। और आखिर में ये भी हुआ कि जब वेस्ट पाकिस्तान उनके पाकिस्तान हेडक्वार्टर्स को, आर्मी हेडक्वार्टर्स को मदद के लिए चिट्ठी लिखी, सिग्नल्स भेजे, तो इनको जवाब मिला कि हमारी तरफ से आपको कोई मदद नहीं मिलेगी, आप अपने ऊपर ही है, आप अपना मसला संभाल लो। तो इनको कोई बाहर की मदद जरूरत ही नहीं थी। तब उनको पता चला कि यहाँ से लड़ाई जारी करनी फजूल है, और ये फजूल में लोग मारे जाएंगे, कैजुअलिटीज हो जाएगी। और यही हिस्सा, यही कारण जब जनरल मानेकशॉ ने पैम्फलेट बनाए थे उसमें लिखा था कि आपको कोई मदद नहीं करने वाला है, आप यहाँ ही रहोगे, आप मारे जाओगे, आपके फैमिलीज है, तो आप सोच लीजिए। and then comes the biggest surrender ever. 92,000 officers and soldiers. जी, What a glorious day for Indian Army. We reclaimed our glory, if I may say so. That's a very interesting incident, Brigadier Pantki, when Indira Gandhi insists that General Manekshaw should go for the surrender, and he sends Lieutenant General Jagjit Singh Arora. Can you please elaborate? आप थोड़ा इसके बारे में और तसल्ली से अगर हमें बताएं हमारे व्यूअर्स को। ये जब सरेंडर शुरू हुआ, ये पहले तो मैं सरेंडर डॉक्यूमेंट जो बनाया था फील्ड मार्शल ने अपने खुद ने ड्राफ्ट किया था। यस, खुद ने उसकी एक कॉपी आपने अपनी बुक में भी लगाई है, थैंकफुली। हाँ जी, और एक कॉपी जनरल अपने ऑफिस में भी रखते थे हमेशा, प्राउड पोजेशन। यस, उनकी ये वॉर ट्रॉफी थी, और कुछ नहीं चाहते थे, बस यही वॉर ट्रॉफी थी उनकी। तो जब सरेंडर का टाइम आया तो मिसेस गांधी काफी खुश थी, और उन्होंने बोला कि क्योंकि ये जनरल मानेकशॉ उस समय आर्मी चीफ भी थे और चेयरमैन ऑफ चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी भी थे। तो मिसेस गांधी सोचे कि इन्हीं को जाना चाहिए, तो इन्होंने मना किया कि ये लड़ाई ईस्टर्न कमांड ने लड़ी है, आर्मी के ईस्टर्न कमांड, और ये जो सरेंडर हो रहा है वो भी पाकिस्तान का ईस्टर्न सेक्टर से शुरू हो। अगर पूरी पाकिस्तान फौज सरेंडर होती थी तो मैं जाता था, लेकिन ये तो एक ईस्टर्न सेक्टर। ये और एक नमूना है आपको कि देखिए आदमी की मैग्नेनिमिटी, लाइमलाइट खुद नहीं लेना चाहते थे, उनको जहां ड्यू थी, ईस्टर्न आर्मी कमांडर को बोला कि आप जाके सरेंडर ले। इसमें उनकी महानता भी दिख रही है, और उनका थोड़ा वो जिसको बोलते हैं ना कि प्रेजेंस ऑफ माइंड, क्विक रिमार्क्स। मैम, you have met him so many times. Can you recall any personal incident जो आपने किताब में ना लिखा हो लेकिन आपको याद आ रहा हो कि प्लीज? पर्सनल इंसिडेंट जो हम भूल गए थे किताब में लिखना, वो यही था कि जब बैराम वॉर से वापस आए तो जो दूसरे एडीसी थे वो इंग्लैंड जा रहे थे कोर्स करने के लिए, और जनरल शोभी सूद, लेटर जनरल शोभी सूद, तो जनरल मानेकशॉ ने बैराम को बुलाया और बोला कि बगर यू कम बैक एंड वर्क फॉर मी। तो क्योंकि वो सोच रहे थे कि सिर्फ 3-4 महीने रहे हैं उनके रिटायर होने के, बल्कि बाद में गवर्नमेंट ने उन्हें एक्सटेंशन दिया था।
तो हम गए वापस। बेराम सेड आई एम मैरिड, मेरी शामिया तो अब शादीशुदा हूँ। उन्होंने कहा मुझे पता है तू शादीशुदा है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ वापस आ। सो वी वर लिविंग इन एडीसी कॉटेज, जो बिल्कुल आर्मी चीफ के घर के पीछे था। उन दिनों मैं आईबीएम में काम करती थी, और महीने के एक दिन में एक रिपोर्ट होता था जो जरूर हमें वॉशिंगटन यूएसए भेजना था, पड़ता था। तो उस दिन हम रात को लेट भी काम करते थे। एक दिन ऐसे ही हुआ कि वो रिपोर्ट भेजने के कारण मैं रात को कहीं 1 बजे घर आई। अब मेरे कुलीग थे दफ्तर में, वो एक नेवल ऑफिसर के बेटे थे। उन्होंने बोला, जिनोबिया कल तुम सुबह जल्दी ऑफिस नहीं जाना, लेट से जाएंगे, मैं तुम्हें लिफ्ट दूंगा। असल में मैं रोज सुबह, वो सर्कल है वहां पे आर्मी हेडक्वार्टर्स के पास, वहां पे पैदल जाती थी और वहां से अपनी चार्टर्ड बस लेके दफ्तर जाती थी। तो उस दिन मैं बैठी और घर में बैठी, आई वेटेड, और ये जो नेवल ऑफिसर का बेटा था, मेरा कुलीग था, वो आया मुझे लेने। अब मैं हैरान हो गई क्योंकि वो व्हाइट एम्बेसडर कार, जो नेवी की ऑफिशियल कार थी, उसमें आया। फील्ड मार्शल बगीचे में काम कर रहे थे माली के साथ, वो उनका रोज का सुबह का ड्रिल था। वो खड़े हो गए, उन्होंने देखा कि आर्मी हाउस की फ्रंट गेट से ये सफेद एम्बेसडर कार आ रही है। एडीसी क्वार्टर पे जाके रुकी और एडीसी की वाइफ अंदर चढ़ के जाए। मैंने उनको वेव भी किया बाय बाय करके। उस दिन शाम को जब मैं ऑफिस से घर आई तो बैराम ने मेरे को बोला कि तुम्हारे खातिर आज मुझे काफी सुनना पड़ा। मैंने कहा, मेरे खातिर तुम्हें सुनना पड़ा, मैंने क्या किया? तो कहता है, फील्ड मार्शल जनरल मैनेक्शा ने मुझे कहा कि तुम्हारी वाइफ आईबीएम में काम नहीं करती, अब तो वो नेवल हेडक्वार्टर्स में काम करती है। मतलब उन्होंने अच्छा ताना मारा और अच्छी मुझे ये बताया कि ऑफिशियल कार में पर्सनल काम करने के लिए बिल्कुल नहीं, यूज नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल नॉट अलाउड। तो इसके बाद जिंदगी भर हमने कभी ये किया ही नहीं, अपनी गलती मानी। और इवन बैराम जब ब्रिगेड कमांड कर रहे थे दिल्ली में, या तो मैं अपनी कार में दफ्तर जाती थी, या पहले पहले मैं स्टेशन रोड तक पैदल जाके वहां से चार्टर्ड बस लेके काम पे जाती थी। तो इनका इनका अपना ही तरीका था तुम्हें कुछ सिखाने का। ही वॉज वेरी काइंड, आपकी देखभाल भी करेंगे, पर आपने अगर कोई गलती की तो विदाउट हेजिटेशन वो आपको रेप्रिमांड भी करेंगे कि ये मंजूर नहीं है। वहां तक कि जब ये चीफ थे तो चीफ की बीवी, बाय वर्च्यू ऑफ द being the wife of chief of army staff, is the president of army wives welfare association. लेकिन कभी कभी मिसेस मैनेक्शा को अपने प्राइवेट वो कनॉट प्लेस जाना है या कहीं जाना है, ये फौजी गाड़ी नहीं इस्तेमाल करेगी, अपनी सनबिन रेपियर बुलाएगी और खुद चला के जाए। अब यहाँ पे एक कहानी अगर बता सकता हूँ। प्लीज प्लीज सर। ये आर्मी हेडक्वार्टर्स के पास एक वो आर्म्ड फोर्सेस क्लिनिक है, जहाँ की जैसे कि एमआई रूम। तो एक बार मिसेस मैनेक्शा वहाँ, ज़ेनोबिया, वुड यू लाइक टू नरेट दिस इंसिडेंट प्लीज? एमआई रूम मतलब मेडिकल, जैसे डिस्पेंसरी है, मेडिकल डिस्पेंसरी। एंड मिसेस मैनिक्शा की तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो अपनी गाड़ी में बैठ के वहां पे चली गई। वहां पे बेंचेस हैं, यू हैव टू टेक अ नंबर लेके बेंच पे बैठ गई। तो जब उनकी बारी आई तो वो नर्सिंग ऑर्डरली ने पूछा, हाँ बोलो नाम नंबर। तो कहती है IC 14 जनरल मानेकशॉ। तो वो नर्सिंग ऑर्डरली चौंकिया, वो कहता है वो तो हमारे चीफ हैं। तो कहती है हाँ मैं उनकी वाइफ हूँ। तो वो भागा भागा अंदर गया और कमांडेंट जो कर्नल थे, डॉक्टर थे, उन्हें बुलाया और कहा कि चीफ की वाइफ बाहर बैठी है बेंच पे, दूसरी लेडीज के साथ बेंच पे बैठी हूँ। तो वो भागे भागे आए, कहते हैं नहीं नहीं आप इधर क्यों आए, आपको मुझे फोन करना था, मैं घर पे आ जाता, यू आर द चीफ्स वाइफ, आपको तो हम घर पे आके देख सकते थे। तो उन्होंने कहा नहीं कोई तकलीफ नहीं है, आई लाइक टू कम, मैं अपनी लेडीज के साथ बैठूं, उनसे थोड़ी गपशप लगाऊं, उनसे बात करूं। आई डोंट वांट वीआईपी ट्रीटमेंट कि कोई मेरे घर आए मुझे देखने के लिए। एंड ये उनकी दैट नंबर IC 14
That number which is a part of legend now. Mm. बहुत अच्छी अच्छी बातें होंगी ब्रिगेडियर. लेट्स टॉक अबाउट दैट इनफेमस इंसिडेंट. ढाका का वो होटल, कुछ सीनियर आर्मी ऑफिसर और कुछ हरकतें जो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए थी. एंड देन सैम बहादुर्स वे ऑफ ट्रीटिंग विद इट. कैन यू प्लीज एलैबोरेट? अब जब लड़ाई खत्म हो गई, अब गवर्नमेंट ने ये, पहले तो प्लानिंग ये था कि फौज अंदर जाती थी, एरिया कैप्चर करते थे और साथ साथ जल्दी से जल्दी कैप्चर किया हुआ इलाका सिविल गवर्नमेंट को हैंडओवर कर देते थे. ये प्लानिंग था. फील्ड मार्शल ने एग्जिट पॉलिसी बनाई थी, वो की जरूरत है. अब देखिए, अमेरिका की फौज अफगानिस्तान में गई, इराक में गई. अब इनका एग्जिट पॉलिसी नहीं था, इसीलिए इनको इतनी हार माननी पड़ी और इतना सफर करना पड़ा. जबकि हमने पहले से ही प्लानिंग स्टेज में एग्जिट पॉलिसी बनाई दी थी. और आपको मैं ये बताऊं, लड़ाई शुरू हुई 3 दिसंबर को, लड़ाई खत्म हुई 16 दिसंबर को 71, और 31 मार्च 1972 में हिंदुस्तान का सबसे आखिरी सोल्जर जवान ढाका बांग्लादेश से निकल आए. 31 मार्च के बाद एक भी इंडियन जवान, हिंदुस्तान का जवान नहीं था. तो उसके बाद मेरे ख्याल से अबाउट अप्रैल में ही एक दिन सुबह मिसेस गांधी ने फील्ड मार्शल मतलब चीफ को बुलाया घर पे, कि बोले घर में आके हमें मिले. हम घर गए, उनके तकरीबन आधा एक घंटा उनसे मिलाप हुआ, और जब वो वापस आए तो उनके हाथ में काफ़ी डॉसियर्स थे, काफ़ी फाइलें थी. उन्होंने फाइलें मुझे हैंडओवर कर दिया और दूसरे दिन हम उसको ले गए. अब ये क्या था कि जब फौज अंदर जा रही थी बांग्लादेश के अंदर, तो साथ में रॉ के एजेंट्स थे, रॉ के आदमी थे. वो देख रहे थे कि फौज का बर्ताव किस तरह का है, कौन क्या कर रहा है. तो इन्होंने सब ये नोट कर दी. तो एक अफसर के डॉसियर में ये सब कुछ लिखा हुआ था, और साथ में कोई, मैं ये बताऊं कि ज्यादा से ज्यादा 6 या 7 अफसर थे इनके. एक हफ्ते के बाद दोबारा हम गए मिसेस गांधी को मिलने के लिए, और जनरल मानेकशॉ ने बताया कि ये तो बहुत गंभीर है. और इनको गुस्सा ये हुआ कि लड़ाई से पहले इन्होंने साफ साफ इंस्ट्रक्शंस दिए थे, हिदायतें दी थी कि सबका बर्ताव ठीक होना चाहिए. जवान से जब बात करते थे, बोले मैं जवानों का चीफ हूं, मैं कोई लुटारुओं का चीफ नहीं हूं, कोई ये मानो. और कोई रेप नहीं, कोई लूट नहीं. जी. तो अब इनको गुस्सा ये हुआ कि इनके ये साफ साफ हुक्म के बावजूद ये कहानियां हुई, ये हरकतें हुई, और दुख ये हुआ कि सीनियर ऑफिसर से ये हरकतें हुई. ये इनको बड़ा दुख हुआ. तो उन्होंने मिसेस गांधी को बताया कि अगर हम ये सबको बताएंगे फौज में, अरे पब्लिक में आ जाएगा, तो जो भी नाम हिंदुस्तान की फौज ने कमाया है वो सब बर्बाद हो जाएगा. तो इसलिए ये आप मुझे छोड़िए, मुझ पर छोड़ दिए, मैं इनका सबसे इलाज करूंगा. और इलाज इस तरह से हुआ कि वो अफसर, कई अफसर जिनका वॉर रिपोर्ट सबसे बड़ा अच्छा था, उन्होंने वॉर में बड़ी अच्छी कार्रवाई की, बड़े अच्छे प्लानिंग की, बड़े अच्छे जीत लाए, लेकिन फिर भी उनको प्रमोशन नहीं मिला. जनरल मानेकशॉ, इंडिया फर्स्ट फील्ड मार्शल. हम बच्चों के लिए सबसे पहले वो एक जीके का सवाल होते थे बिल्कुल जब हम छोटे थे कि भारत का पहला फील्ड मार्शल कौन? जनरल SHFJ मानेकशॉ. फिर हम उनका पूरा नाम भी याद करते थे.
फील्ड मार्शल बनने का जो अनाउंसमेंट है और जो प्रोसेस है, क्योंकि मेरे ख्याल से पहले कोई प्रोटोकॉल नहीं था, तो वो कंफ्यूजन भी था कि सैल्यूट कैसे ले फील्ड मार्शल बनने के बाद एंड स्टफ लाइक दैट, उसके बारे में कुछ बताइए सर। Zenobia, you go ahead. You were पहले there, तो ma'am, आई in थिंक that room when that announcement happened on All यस India यस Radio. Please tell us about ऑन that evening. 31st नाइट। असल में ये बात काफी टाइम से चल रही थी। मिसेस गांधी वाज वेरी कीन कि उनको फील्ड मार्शल बनाया जाए, बट देयर वाज सम रेजिस्टेंस फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बाबू एंड जगजीवन गवर्नमेंट। राम। हाँ, कुछ बाबू जगजीवन राम का भी कुछ था, और ये बात आगे पीछे चलती गई बिकॉज द गवर्नमेंट सेड कि हम आपको फील्ड मार्शल बनाएंगे पर तनख्वाह इतनी देंगे, पर आपको स्टाफ नहीं मिलेगा। एंड इवेंचुअली एक दिन हम पता नहीं कहीं जा रहे थे, तो बैराम एंड आई वर ड्रेस्ड एंड रेडी, उनके घर पे पहुंचे हुए थे, एंड ही वाज ऑन द फोन इन हिज बेडरूम। उनके बेडरूम में एक कॉर्नर में उनकी डेस्क थी और उनका छोटा सा दफ्तर सा बनाया हुआ था, and we could hear him getting very angry. He was speaking to one of the bureaucrats, secretary, defense secretary, and he told him that, you know, मैंने ये मत मुझे फोन करके पूछा करो कि ये नहीं देंगे वो नहीं देंगे, मैंने तो आपसे फील्ड मार्शल की रैंक भी नहीं मांगी है, आप लोग तो इसका ऐसा सौदा कर रहे हो, रोज फोन कर करके गाड़ी नहीं देंगे, ये नहीं देंगे, वो नहीं देंगे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना देना है तो मत दो, मुझे रैंक भी मत दो, मैंने कुछ नहीं मांगा करके उन्होंने फोन स्लैम कर दिया। इसके बाद 31 दिसंबर का दिन था, हम अपने कॉटेज में थे, हमारा इरादा था डिफेंस सर्विसेज क्लब जाने का फॉर न्यू ईयर्स ईव, जैसे आमतौर पे दिल्ली में DSOI जाते हैं मोस्ट फौजीज। और उतने में उनके घर से फोन आया आर्मी हाउस से कि जल्दी से आओ, कुछ न्यूज कहनी है। तो हम भागे भागे गए दोनों। उन्होंने बोला अभी गवर्नमेंट से फोन आया मिनिस्ट्री से कि आज AIR की 9 बजे की बुलेटिन में अनाउंस करने वाले हैं कि फील्ड मार्शल विल कि सैम मैनेक्शा विल बी प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ फील्ड मार्शल। तो हम लोग अपना ड्रिंक लेके टीवी के सामने बैठ गए। 9 बजे अनाउंसमेंट हुआ। हमें पता था कि सारे ऑफिसर्स वगैरह एकदम उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने आएंगे, तो उनके 2 ऑर्डली, बैराम में और इनके GSU ऑर्डली ने मिलके फटाफट स्नैक्स वगैरह ड्राइंग रूम में रखे, ड्रिंक्स की तैयारियां की। उनका स्टाफ में सिर्फ 2 ऑर्डली थे, 2 ADC, 2 ऑर्डली, एक MA और एक JCO ADC, एक भी और स्टाफ नहीं था उनके पास। तो हमने फटाफट ये सब तैयारियां की, और जैसे न्यूज खत्म हुआ गाड़ियां आनी शुरू हो गई और पीपल वर कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम। फौज में नेचुरली एकदम हैप्पीनेस थी, पूरी हैप्पीनेस थी। करीब 11 बजे उन्होंने मुड़ के बैराम को बोला अपनी बीवी को लेके तू जा बा अपनी DSOI में जा, नहीं तो तेरी बीवी कल मेरा सिर काट लेगी, तुम लोग जाओ क्लब में जाओ मौज करो। हम क्लब गए, वहां पे बहुत खुशी थी, एवरी न्यूज फैल गया था, आर्मी वाज वेरी वेरी हैप्पी, सब लोग खूब प्रसन्न थे। सडनली 11:30 बजे फील्ड जनरल मानेकशा और उनकी वाइफ DSOI पहुंचे, और उन्होंने उनकी इतनी स्वागत हुई, इतने ऑफिसर्स खुश हुए, वो भी डांस फ्लोर पे आ गए, सारे ऑफिसर्स ने उन्हें सराउंड किया। मतलब उन्होंने बोला ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये पूरी फौज के लिए है, ये फील्ड मार्शल की रैंक सिर्फ मेरे लिए नहीं है, इसकी खुशी पूरी फौज की है। He shared that with the whole army. Yes, like a true general. Yeah. Before we wrap up this conversation, this very engaging conversation, दो मंजर हैं जिनके बारे में भुलाए नहीं भूलता। एक तो जंग जीता जनरल जब पाकिस्तान की जमीन पे उतरा होगा उस मैप को रीड्रॉ करने के लिए, were you with him sir or Shubhi Sood was with him? Who was accompanying him? You are talking about the delineation talks? Yes. अच्छा, हम थे, क्योंकि delineation talks हुई 1972 में, अक्टूबर में। तो ये जब हम उस समय ईरान से इनविटेशन आया था हमको,
पूरी तैयारी हो गई थी, हमारा सामान भी एयरपोर्ट पहुंच गया था और दूसरे दिन हमको फ्लाइट लेनी थी। तो पीएमओ से खबर आई कि आप अपनी ईरान जाने का ये विजिट कैंसिल हो गई है, कल सुबह आप लाहौर जाएंगे डीएलिनेशन टॉक्स के लिए। तो हम सुबह चले गए डीएलिनेशन टॉक्स में। उस समय पाकिस्तान के चीफ थे जनरल टिक्का खान, जो कि काला चश्मा हमेशा पहन के बैठते थे। वहां उतरे, उनका स्वागत हुआ, काफी प्रोटोकॉल्स की तरह से उनका स्वागत हुआ। फिर हम गए, उनका उस समय टॉक्स हुआ था इनके 12 कोर हेडक्वार्टर्स के अंदर लाहौर में। लेकिन वहां पूरे दिन बात हुई, कोई फैसला नहीं हुआ, क्योंकि ये डीएलिनेशन टॉक्स इसके लिए कि ठाकुर चक जो एनक्लेव है, पाकिस्तान बोलता था वो हमारे इसमें होना चाहिए, इंडिया बोल रही थी हमारे पास होना चाहिए। शाम को हम वापस आ गए, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था कि आप रात में उधर नहीं रहेंगे, अगर इनकंक्लूसिव बात हुई तो आप वापस आओगे। तो हम शाम को वापस आ गए। एक हफ्ते के बाद हम दोबारा गए उधर, और जब जाने से पहले चीफ ने प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की, तो प्राइम मिनिस्टर ने बताया कि देखो, अगर मुश्किल है तो फिक्र मत करना, आप वो ठाकुर चक उनके साथ ही रहने देना, कोई हर्ज नहीं। लेकिन उन्होंने बोला कि ये नहीं हो सकेगा, ठाकुर चक मैं आपको वापस ही ला के दूंगा। तो सेकंड टाइम जब हम गए, श्योर इनफ पूरा दिन मसला हुआ, और आखिर में ठाकुर चक हम लेके ही आए। मस्ट हैव बीन अ ग्रेट फीलिंग। आई मीन काफी टेंशन भी रहा होगा कि हाउ वाज इट? लेकिन ये है कि मैंने इनको, ये जो टेंशन की आप बात कर रहे हैं, इनके साथ रहने, जबकि मैं तो एक कैप्टन ही था, लेकिन कई बार टेंशन मुझे आता था, क्योंकि सिचुएशन इस तरह का था, किस्सा इस तरह का था, मामला इस तरह। लेकिन इनके ऊपर आप मानो या ना मानो, एक चीज की भी उनको कोई फिक्र नहीं थी, और इनका चेहरा कभी नहीं बता सकता कि कोई मुश्किलात हुई। और जब दोपहर में लंच पे के लिए घर जाते थे या शाम को हो जाता था, उनका फैमिली को पता ही नहीं चलता था कि आज दफ्तर में क्या हुआ, क्या मुश्किलातें हुई, कुछ नहीं। ये एक मिलिट्री लीडर की खासियत है कि टेंशन बिल्कुल ना लो, और आपके चेहरे के ऊपर भी दिखना नहीं चाहिए। ये ठाकुर चक के बारे में जब ये लोग जा रहे थे, बाय द वे टिक्का खान और फील्ड मार्शल आईएमए में कैडेट्स थे, इस साथ में कैडेट्स थे, और दे सेम यूज्ड टू डू, एंड दे वर बोथ बॉक्सर्स। तो एक बार बॉक्सिंग रिंग में ये दोनों एक दूसरे से लगे हुए थे, दे वर बॉक्सिंग, और वो मैच ड्रॉ हो गया। तो एक्सटेंडेड टाइम दिया गया, उसमें भी ड्रॉ हुआ, फिर दूसरा एक्सटेंडेड टाइम मिला, और सैम मैनेक्शा ने लोअर, क्या कहते हैं, लोअर स्विंग लगा के टिक्का खान को गिरा दिया। तो हमने किताब में लिखा कि ये दूसरी बार उनको पंच दे के गिरा दिया 71 वॉर में। इतनी इज्जत, इतनी शोहरत, इंडिया के पहले फील्ड मार्शल, पद्म विभूषण भी मिला, लेकिन उसके बाद ब्यूरोक्रेसी का फील्ड मार्शल मानेकशॉ की तरफ रवैया। प्लीज टेल माय व्यूअर्स अबाउट दैट होल पेंशन एंड एरियर्स वाला थिंग। इससे पहले तो ये एक किस्सा है कि देयर वाज अ गर्ल रिपोर्टर जब आई उनके पास, क्योंकि लड़ाई के बाद काफी जर्नलिस्ट आते थे इनके इंटरव्यू लेने के लिए। तो ये रिपोर्टर ने पूछा कि अगर मानो कि आप 47 में जब बंटवारा हुआ, तो अगर आप पाकिस्तान आर्मी में जाते तो 71 वॉर का रिजल्ट क्या होता, अगर आप पाकिस्तान आर्मी में होते तो
तो इन्होंने मजाक मजाक में बोला कि बिल्कुल पाकिस्तान आर्मी जीतेगा, जितना होगा। तो अब जब रिपोर्ट आया तो लोगों ने उसको उल्टा करके उनके पीछे पड़ गए कि ये देखो, ये तो क्या बोले कि एंटी नेशनल है, इनको कोई। अब लोगों को पता नहीं कि आदमी को मजाक करने की आदत ही थी, तो इन्होंने काफी सीरियस किया। और इनको धक्का ये लगा कि उस समय ना तो कोई पॉलिटिशियन ने, ना तो प्राइम मिनिस्टर ने कोई बयान दिया कि देखो ये तो एक मजाक की बात है, सीरियस ना ले। अच्छा, अब आपने पूछा कि क्योंकि वो लास्ट तक अपने डेथ बेड तक वो चीज पूछते रहे कि वो इंक्रीमेंट और वो सब चीजें। नहीं, ये आदमी ऐसा था कि कभी भी ये रिटायर होने के बाद, मतलब फौज दिल्ली छोड़ने के बाद कई बार मिसेस गांधी से मिले, कई बार राजीव गांधी से मिले, लेकिन कभी भी इन्होंने ये सवाल नहीं उठाया कि मेरे पेंशन का क्या हुआ, मेरे पे का क्या हुआ, कभी भी नहीं उठाया। अब ये सब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ये ब्यूरोक्रेसी की चाल है। तो इन्होंने कई सालों तक फाइल दबा के रखी, और जब तक कि अपने प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम उनको हॉस्पिटल में मिलने गए, और मिलने के बाद जब वो वापस आए तो मिनिस्ट्री से सिर्फ ये सवाल किया कि ये फील्ड मार्शल बने हैं, आपने उनको फील्ड मार्शल की तनख्वाह दे रहे हैं? तो उन्होंने बोला नहीं, इनको सिर्फ 1600 रुपया पेंशन देते थे। 30 साल तक इनको 1600 रुपया पेंशन दिया। 1600 रुपया क्यों? क्योंकि चीफ की पेंशन थी 1500 रुपया, और जबकि फील्ड मार्शल बने तो बोले इनको एक 100 रुपीज एक्स्ट्रा दे दो। तो ये तो अपने एक्स प्रेसिडेंट के इनिशिएटिव से इनको बैक मिला। और रीजन ये दिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कि हम उनको भूल गए थे ये तनख्वाह देना। एंड इफ आई मे जस्ट ऐड, उनको इंक्रीमेंट भी नहीं मिला, डियरनेस अलाउंस भी नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने ये सैलरी स्ट्रक्चर अपने सिस्टम में डाला ही नहीं था। तो जिस दिन से वो अपना ओहदा छोड़े, चीफ की कुर्सी छोड़ के फील्ड मार्शल बने, और वो जो 1600 रुपए था वो सालों तक विदाउट एनी डियरनेस अलाउंस, कुछ भी नहीं, उतना ही पैसा मिलता रहा, अनटिल प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम ने गवर्नमेंट को पूछा कि तो आप इस आदमी को भूल गए जिन्होंने देश के लिए इतना किया, तब जाके उनको अरियर्स दिए गए। इसके बारे में एक टुचका है कि जब ये इनको चेक, ये जो एरियर्स का चेक डिफेंस सेक्रेटरी देने वेलिंगटन हॉस्पिटल में आए, तो हॉस्पिटल में जब चेक दे रहे थे, चेक देने के बाद फील्ड मार्शल ने उनसे पूछा कि ये चेक बाउंस तो नहीं होगा। थैंक यू सो मच सर, ये बहुत ही बहुत ही एनरिचिंग कन्वर्सेशन रहा। बहुत सारी चीजें हैं किताब की जिनको पूछने का मेरा लालच है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो व्यूअर्स हैं और वो रीडर्स में तब्दील हों, वो अपने हिस्से की मेहनत भी करें, इस किताब को पढ़ें, क्योंकि इस किताब को अगर वो पढ़ेंगे तो एक नोबल कॉज भी है। इस किताब से, ये जो नियोगी बुक्स ने बुक छापी है, इस किताब से आपको जो रॉयल्टी मिलेगी उसका आप कुछ बढ़िया इस्तेमाल करने वाले हैं। प्लीज टेल माय व्यूअर्स व्हाट आर योर प्लान्स मैम? ये अप टिल नाउ ये जो रॉयल्टी है, पूरी रॉयल्टी हमारे साइड से जो हमें मिलती है, हमने वॉर वुंडेड फाउंडेशन और वॉर विडोज फाउंडेशन को दिए हैं पैसे। ये दोनों एसोसिएशंस वॉर वुंडेड ऑफिसर्स खुद चलाते हैं, ये पैसा सीधा उनके पास जाता है। और वॉर विडोज एसोसिएशन को लास्ट ईयर हमने पहली बार दिया, ताकि उन्हें मदद हो जो अपने देश के लिए अपनी जान देने को कुर्बान हैं, उनके फैमिलीज को, और जो अपने हाथ पैर खोम के बैठ जाते हैं उनकी मदद हो। तो हम इसका एक पैसा नहीं रखते हैं, हम इसीलिए चाहते हैं कि ये किताब बिके, और इसलिए हम ये भी बताना चाहते हैं कि इसका हिंदी वर्जन अभी प्रिंट होने को जा रहा है।
shortly. अरे ये वाह। वॉर वुंडेड फाउंडेशन जो है उनका प्रेसिडेंट है लेफ्टिनेंट जनरल विजय ओबेरॉय है, जो कि 65 में कैजुअलिटी हुए हैं और उनकी एक टांग नहीं है। और उनके वाइस प्रेसिडेंट है मेजर जनरल इएन कार्डोजो, जो कि 5 गुरखा राइफल्स, वो 71 में कैजुअलिटी हुए हैं बांग्लादेश में, और उन्होंने अपने हाथ से खुद खुखरी से अपनी टांग काटी, क्योंकि वो जख्मी हुए थे, दवाई और मेडिकल हेल्प नहीं था, तो उस समय उन्होंने अपने हाथ से ये टांग काटी, और ये खुद वुंडेड सोल्जर। That is why we are so grateful to our armed forces. Thank you so much, sir, for serving the nation, for serving the army, and it was an absolute honor to talk to two of you. बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसीलिए मैंने कहा कि इस बार का किताब वाला बहुत खास है। मेरे पिताजी, वन ऑफ माय फादर, है ना, once you get married you have two set of parents. So my one set of parents, my father, he's from army like you, so I was slightly nervous as well that okay, so here's another फौजी अफसर I'm gonna face। एक को तो मैं फेस कर ही चुका हूँ, to get married to his daughter, तो I was slightly nervous, लेकिन आपने इतने अच्छे से बात की that I'm very comfortable and I'm very happy and delighted that I got this opportunity. So thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you for Thank having you. us on. It was a And pleasure wish you all speaking to you. Wish you all एक the बार फिर best. से मैं बुक के डिटेल्स रिवाइज कर दूं अपने व्यूअर्स के लिए, जो कि डिस्क्रिप्शन में भी होंगे। इस बुक को खुशवंत सिंह लिटरेरी फेस्टिवल अवार्ड भी मिला है। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, द मैन एंड हिज टाइम्स, ऑथर्ड बाय ब्रिगेडियर बहराम एम पंत की, रिटायर्ड, एंड ज़ेनोबिया पंत की, जिनको कभी भी सैम बहादुर ने बहराम नहीं कहा, हमेशा बेरोज कहा करते थे। क्या किस्सा है उसका सर? इफ यू कैन क्विकली टेल माय व्यूअर्स। ये जो मैंने सबसे पहले सवाल पूछा था आपने, उस जवाब में हमने बोला था कि मैंने टेलीफोन किया था उनको, जबकि मैं देहरादून शिमला में था। तो मेरे ख्याल से उस समय की कम्युनिकेशन इतनी कमजोर थी, तो उन्होंने मेरा नाम बेराम की बजाय मेरे ख्याल से बेरोज सुना। तब से हम बेरोज हो गए उनके लिए। और ये भी था कि हिंदुस्तान में कोई मुझे बेरोज नहीं बुला था सिवाय वो उनके। इवन मिसेस मानेकशॉ हमको बेरामी बुलाती थी। बेरोज बुलाने का हक सिर्फ उन्हीं को था। And if anybody called him Beroz, he would say, "You have no business to call him Beroz. Only I will call him Beroz." What a man! Thank you so much. Thank you so much. Thank you very much, Saurabh. Saurabh, all the best.